नमस्कार बच्चों। आज हम आप लोगों को क्लास 10th के लिए समाज की क्लास लेकर आए हैं। आज हम आपको समाज के बारे में जानकारी देंगे। इस तरीके से देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं। समाज, समाज समाज का पहली बात तो हम अर्थ बता दें क्या होता है। समाज का जो अर्थ होता है, समाज का जो अर्थ होता है वो संक्षेप करना। क्या होता है? संक्षेप करना या फिर छोटा करना। तो समाज का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप करना या छोटा करना। और समाज का जो विलोम है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोगों को यह जानकारी होती है कि जो समास का विलोम अधिकतर लोग समझते विग्रह होता है, लेकिन वो सही नहीं है। जो समास का विलोम होता है वो व्यास होता है। क्या होता है? व्यास। अगर यह ऑप्शन नहीं तब आप विग्रह लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? तब आप विग्रह लगा सकते हैं। लेकिन सही आपका क्या होगा? समास का जो विलोम होगा वो क्या होगा? व्यास होगा। अब पहली बात, समास कोई शब्द नहीं है। समाज जो है एक प्रोसेस या प्रक्रिया का नाम है। तो जैसे फिर हम एक एग्जांपल देकर आपको इसकी परिभाषा अच्छे से समझाते हैं। समाज के लिए हम एक एग्जांपल, जैसे रसोई के लिए घर। हम एक ही अर्थ वाले शब्दों को लिखते हैं। रसोई के लिए घर, हम चाहे तो बोल दे रसोई के लिए घर, या फिर इसी के स्थान पर बोल दे रसोई घर। दोनों का तात्पर्य एक है, रसोई घर। रसोई घर, रसोई के लिए घर, या फिर हम क्या लिख दें? रसोई के लिए घर लिख दे या फिर रसोई घर लिख दे। तो अब इसको हम क्या करें? अब समास की परिभाषा कैसे लिखें? यदि दो शब्दों के बीच में, ये दो शब्दों के बीच में प्रयुक्त कारक या विभक्ति कह सकते हो, या इन्हें उपसर्ग या प्रत्यय कह सकते हो। अगर इन दोनों शब्दों के बीच प्रयुक्त विभक्ति या अव्यय या उपसर्ग पदों को हटा दिया जाए और दोनों शब्दों को पास पास लिख दिया जाए, तो उस प्रक्रिया को हम कहेंगे समास, तथा इससे प्राप्त शब्द क्या हो जाएगा? सामासिक पद हो जाएगा। तो अब हम इसकी लिखते हैं परिभाषा। तो परिभाषा क्या होगी समास की? परिभाषा क्या हो जाएगी? समास की परिभाषा क्या हो जाएगी? यदि दो शब्दों के बीच, यदि दो शब्दों के बीच प्रयुक्त विभक्ति हो या कोई उपसर्ग हो या कोई अव्यय शब्द हो। क्या हो? अव्यय शब्द हो। यदि दो शब्दों के बीच में प्रयुक्त, शब्दों के बीच में प्रयुक्त विभक्ति, उपसर्ग या अव्यय शब्द को हटाकर, क्या कर? हटाकर उनको पास पास, उनको या दोनों शब्द, यदि दो शब्दों के बीच में, यदि दो शब्दों के बीच में प्रयुक्त विभक्ति या उपसर्ग या अव्यय शब्द को हटाकर उन्हें पास पास लिख दिया जाए। उन्हें मतलब इन दोनों शब्दों, उन्हें पास पास लिख दिया जाए, लिख दिया जाए। तो यह प्रक्रिया यानी हम पहले बताया, समास कोई पद नहीं होता, कोई शब्द नहीं होता, बल्कि एक प्रोसेस या प्रक्रिया का नाम है। यदि दो शब्दों के बीच में प्रयुक्त विभक्ति, उपसर्ग या अव्यय शब्द को हटाकर उन्हें पास पास लिख दिया जाए, तो यह प्रक्रिया समास कहलाती है। समास कहलाती है।
और प्राप्त पद को सामासिक पद कहते हैं। क्या कहते हैं? सामासिक पद कहते हैं। और प्राप्त पद को क्या कहते हैं? पद को सामासिक पद कहते हैं। क्या कहते हैं? सामासिक पद कहते हैं। तो इस तरीके से जो एग्जाम्पल है हम कह सकते हैं ये उदाहरण। तो ये उदाहरण हम कह सकते हैं कि रसोई के लिए घर ये शब्द है, ये एक पद है पूरा, रसोई के लिए घर। अब इन दो शब्दों के बीच में जो के लिए लिखा है ये आपका कारक का काम कर रहा है, जिसमें हम कह सकते हैं संप्रदान कारक का चिन्ह है या विभक्ति है। तो यहां पर रसोई के लिए घर को हम यहां पर विभक्ति चिन्ह को हटा दें तो क्या आ जाएगा? तो और इन दोनों शब्दों को पास पास लिख देते क्या प्राप्त हो जाएगा? रसोई घर। तो यह प्रोसेस या प्रक्रिया क्या कहलाएगी? समास। अब बताएंगे आपको विग्रह। क्या बताएंगे आपको? विग्रह। अब विग्रह क्या होता है? तो विग्रह में इसी का उल्टा हम कर देंगे। जैसे कोई पद है तो किसी शब्द में या पद में किसी शब्द में प्रयुक्त या किसी शब्द में जो लुप्त या फिर कैसे छिपे हुए उपसर्ग या विभक्ति या अव्यय शब्दों को फिर से लिख दे तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? विग्रह। तो इस तरीके से हम इसको हटाते हैं और हम बताएंगे इसमें विग्रह क्या होता है। विग्रह, तो विग्रह की डिफिनेशन बता दे पहले। विग्रह क्या होता है? तो समस्त पद में लुप्त विभक्ति या उपसर्ग या प्रत्यय को पुनः लिख दे तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? विग्रह कहलाती है। विग्रह कहलाती है। तो इस तरीके से हमने समास और विग्रह के बारे में संक्षिप्त परिभाषा तुमको बताई। अब आपको बताएंगे समास के प्रकार। अब क्या बताएंगे आपको? समास के प्रकार या समास के भेद। समास के भेद क्या? समास के भेद अगर पूछा जाए तो कंडीशनल 3 प्रकार से इसके प्रश्न पूछे जाते हैं कि समास के कुल कितने भेद होते हैं। तो समास के भेद अगर हम कहें पद प्रधानता के आधार पर, नंबर 1 पद प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार होते हैं। तो पद प्रधानता के आधार पर हम लोग कुछ बातें बारीकी से नहीं ध्यान देते और हम आंसर गलत लगा पाते हैं। तो यहां पर जैसे प्रश्न रहेगा उसी तरीके से हम उसका आंसर देंगे। तो पद प्रधानता के आधार पर पद प्रधानता के आधार पर समास के भेद, आधार पर समास के भेद। तो पद प्रधानता के आधार पर समास के भेद बोले तो पद प्रधानता के आधार पर समास के भेद कहें तो कितने होते हैं? 4 भेद। क्या होते हैं? 4 भेद। अगर हम यहां पर बोल दिया जाए प्रश्न में कि मूल रूप से समास के भेद कितने होते हैं? मूल रूप से समास के कितने भेद होते हैं? कितने भेद
होते हैं। तो अगर हम बात करें कि मूल रूप से समास के कितने भेद होते हैं, तो जब ये मूल रूप से बात की जाए तो हम जान जाएंगे कि मूल रूप से अर्थात मूल भाषा के रूप में, अर्थात मूल भाषा के अनुसार था, संस्कृत भाषा के अनुसार कितने होते हैं, तो यहाँ पर 5 माना जाता है। क्या माना जाता है? 5 माना जाता है। लेकिन हम यहाँ पर क्लास 10th में ऐसा इतना पूछा नहीं जाएगा, इतना ब्रॉड, लेकिन हम फिर भी आप लोगों को ये, क्योंकि आगे चलकर भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब तैयारी करेंगे तब भी ये पूछा जाएगा, इसलिए इस आधार पर हम इसको आपको ब्रॉड बता रहे हैं। लेकिन जब बात आएगी, क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं हिंदी, तो हिंदी के अनुसार ही आपको आंसर लगाना होगा, लेकिन आगे चलकर ये चीजें आपको जानकारी रखना ज्यादा जरूरी है, तो ये आपके लिए अच्छा ही है। तो हिंदी में अगर हम कहें, हिंदी में कुल कितने, हिंदी में समास के कुल कितने भेद हैं? हिंदी में हिंदी में कुल समास के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? तो अगर हम कहें हिंदी के अनुसार समास के कुल कितने भेद होते हैं, तो वो होते हैं 6। क्या होते हैं? 6। और हमें यही 6 पढ़ना है। हाँ, तो प्रश्न में आप याद रखें, जब तक ये प्रश्न ना कहा जाए कि पद प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, तब तक हम 4 नहीं लगे। यदि कहे कि पद प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, तभी हम लगाएंगे 4। अगर प्रश्न में आ जाए कि मूल रूप से समास के कितने भेद होते हैं, तो हम क्या लगाएंगे? 5। लेकिन अगर वो कुछ नहीं कर, कोई कंडीशन नहीं रखता है और केवल पूछता है समास के कुल कितने भेद होते, तो हम 6 ही आंसर लगाएंगे। या फिर हिंदी में कुल कितने समास के भेद होते, तब भी हम 6 लगाएंगे। इस तरीके से अब हम पढ़ेंगे पद प्रधानता के आधार पर समास के भेद। तो पद प्रधानता के आधार पर कौन कौन समास होते हैं? तो पद प्रधानता के आधार पर समास के भेद। पद प्रधानता के आधार पर समास के भेद। समास के भेद। तो पद प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं? तो हमने बता दिया आपको 4 भेद। कितने भेद? 4 भेद। हम प्रत्येक को बारी बारी से बताते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो पद प्रधानता के आधार पर पहला है अव्ययी भाव समास। पहला है अव्ययी भाव समास। क्या होता है? जिसका प्रथम पद प्रधान होता है। जिसका प्रथम पद अर्थात प्रथम पद प्रधान, प्रथम पद प्रधान समास। प्रथम पद प्रधान समास, इसमें से आपका आ जाएगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या आ जाएगा? अव्ययी भाव समास। वैसे तो हम इसको ट्रिक के माध्यम से भी पहचान सकते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद प्रधान भी होता है। प्रथम पद प्रधान व या कह सकते हो प्रथम पद प्रधान तथा अव्यय होता है। प्रथम पद प्रधान तथा अव्यय होता है। क्या होता है? अव्यय होता है। और इसके लिए हम पहचान के लिए कुछ शब्द बता दें। पहचान के लिए कुछ शब्द जैसे यथा, भर, प्रति, ऐसे शब्द मिल जाते हैं पहचानने के लिए, क्योंकि आपको जो क्लास 10th में आएगा आपके सिलेबस में वो इसी तरह के शब्द आ जाएंगे और वहां पर हमें पहचान कर
बताना होगा कि दिए गए सामासिक पद में कौन सा समास है। तो इस तरह के अगर यथा, भर और प्रति, जैसे इनके एग्जाम्पल में यथाशक्ति, यथासंभव, यथार्थ और भर पेट, प्रतिदिन, प्रत्येक, इस तरीके के शब्द आ जाएंगे तो वहां पर हम निसंकोच क्या अव्ययी भाव समास टिक कर देंगे। उसके बाद आ जाएगा तो हाँ, अव्ययी भाव समास के लिए तो परिभाषा का हम लिख सकते हैं तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि वह समास जिसका प्रथम पद प्रधान तथा अव्यय हो, प्रथम पद प्रधान तथा अव्यय हो तथा द्वितीय पद क्या हो, संज्ञा हो, वहां पर कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। और इस तरीके के समास या अव्ययी भाव समास के जो शब्द होते हैं या सामासिक पद होते हैं वहां पर कैसे शब्द आते हैं, जैसे यथा, भर, प्रति, उन शब्दों में ये शब्द जरूर लगे हुए, ये पद जरूर लगे हुए। तो यथाशक्ति, यथा संभव, अगर यथार्थ और कहे भर पेट, प्रतिदिन, प्रत्येक, इस तरीके के शब्द लगे होते हैं। अब नंबर 2 आ जाएगा द्वितीय पद प्रधान समास। द्वितीय पद प्रधान समास। द्वितीय पद प्रधान समास में जैसे आपका क्या आ जाएगा, जैसे आ जाएगा आपका तत्पुरुष। कौन सा, तत्पुरुष। कौन सा है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या जाएगा, तत्पुरुष समास। वैसे तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, कितने होते हैं, दो भेद। एक आ जाएगा आपका कर्मधारय, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में क्या होगा, इसकी पहचान के लिए भी हम लिख सकते हैं। इसमें क्या होगा, प्रथम पद क्या होगा, विशेषण होगा। प्रथम पद क्या होगा, विशेषण होगा, और द्वितीय पद क्या होगा, संज्ञा होगा। क्या होगा, संज्ञा होगा। तो प्रथम पद विशेषण होगा और द्वितीय पद क्या होगा, संज्ञा होगा। तो इसमें क्या होगा, प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष होगा, या हम कह सकते हैं प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष होगा, या प्रथम पद उपमेय तथा द्वितीय पद उपमान होगा। तो ऐसे ही परिभाषा आती है कि वह समास जिसका प्रथम पद उपमेय तथा द्वितीय पद उपमान होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो वहां पर कर्मधारय है। तो जो हमने बताया था वहां पर पिछली क्लास में कि उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए, और उपमान जिससे तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, उपमेय जिससे तुलना की जाए उसको उपमान कहा जाता है। तो यहाँ पर विशेषण शब्द प्रयुक्त होंगे। कर्मधारय में हम पहचान जाएंगे कि विशेषण शब्दों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन याद रहे संख्यावाची विशेषण को छोड़कर यदि किसी अन्य विशेषण का उपयोग किया गया है तो वहां पर कर्मधारय समास ही होगा। हाँ, कर्मधारय का समास का जो परिभाषा है कि वह समास जिसका प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष हो उसे हम क्या कहेंगे, कर्मधारय समास, क्योंकि इसका जो प्रथम पद होता है प्रधान होता है। इसका तत्पुरुष समास का भी प्रथम पद प्रधान होता है, उसी के भेद है तो इसका भी द्वितीय पद प्रधान होगा। तो ये तत्पुरुष समास का द्वितीय पद प्रधान होता है, उसी तरह इसका भी कर्मधारय का द्वितीय पद प्रधान होता है, प्रथम पद विशेषण होता है। इसका दूसरा है द्वंद्व समास। क्या होता है, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। तो कर्मधारय का जैसे एग्जाम्पल हम देना चाहे तो दे सकते हैं। यहाँ पर पक्का सा क्या होगा, विशेषता जरूर बताई जा रही होगी। तो जैसे हम कहते हैं कि नील गाय बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं आपका हम पीताम्बर बोल सकते हैं। हालांकि यहाँ पर कभी कभी क्या हो जाता है कि बहुब्रीहि समास में मान लिया जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर कर्मधारय है तो हम कर्मधारय लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कर्मधारय समास के लिए और एग्जाम्पल बताएंगे हम आपको। जैसे हमने एक क्या बताया आपको, हाँ, महान आत्मा लिख सकते हैं, महाकवि लिख सकते हैं, और अभी बताएंगे आप लोगों को एग्जाम्पल। फिलहाल यहाँ पर कर्मधारय के एग्जाम्पल के लिए महाकवि, महात्मा बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो हाँ नीलांबर, पीतांबर बोल सकते हो, इस तरीके के। अब द्वंद्व समास में क्या होगा, द्वंद्व का जो द्वंद्व का मतलब होता है युद्ध जैसे, अर्थात विरोधाभास जैसे शब्द होंगे, या विरोध यानी विलोम शब्द होंगे इसमें, या फिर विलोम जैसे शब्द होंगे इसमें द्वंद्व समास में। क्या होगा, द्वंद्व समास में अगर द्वंद्व समास में कोई सामासिक पद है उसमें द्वंद्व समास है तो जाहिर सी बात उसमें कैसे पद होंगे, उसमें विलोम दोनों पद। पहली बात तो दोनों पद में से क्या होगा, सॉरी यहाँ पर द्वंद्व नहीं, यहाँ पर द्विगु समास होगा, सॉरी द्विगु समास। द्विगु समास यहाँ पर क्या होगा, तत्पुरुष का भेद क्या होता है, द्विगु समास होता है। क्या होता है,
द्विगु समास। द्विगु समास और कर्मधारय समास की लगभग परिभाषाएं सेम है, क्योंकि इसमें भी विशेषण होगा प्रथम पद और द्वितीय पद विशेष होगा। इसमें भी पहला प्रथम पद विशेषण होगा, इसमें भी द्वितीय पद क्या होगा आपका विशेष होगा। बस लेकिन याद रहे कि यहां पर जो विशेषण द्विगु समास में प्रयुक्त होगा वह संख्यावाची विशेषण होगा। कैसा होगा? संख्यावाची विशेषण प्रयुक्त होगा। कैसा होगा? संख्यावाची विशेषण। तो संख्यावाची विशेषणों को छोड़कर बाकी अगर किसी शब्द में सामासिक पद में विशेषण का प्रयोग हुआ है तो वह कर्मधारय समास होगा। तो संख्यावाची विशेषण में जैसे सप्तर्षि, सप्ताह, अठवारा, इस तरह के शब्द आ जाएंगे आपके द्विगु समास में। त्रिभुज, चतुर्भुज, इस तरीके के शब्द क्या आ जाएंगे? ये द्विगु समास में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे? द्विगु समास में। तो इसकी भी परिभाषा हम क्या लिखेंगे? प्रथम पद संख्यावाची विशेषण तथा द्वितीय पद संज्ञा हो या विशेष्य हो। तो ऐसे सामासिक पदों में कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। क्या होगा? द्विगु समास होगा। हाँ, तो इसका क्या होगा? तत्पुरुष में द्वितीय पद प्रधान होता है। जिस समास का द्वितीय पद प्रधान होता है उसे हम क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। तो अब हम कहें कि पहले प्रथम पद प्रधान, फिर द्वितीय पद प्रधान, अब उभय पद प्रधान या दोनों पद प्रधान? उभय पद प्रधान, उभय पद प्रधान या कह सकते हो दोनों पद प्रधान। दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान। तो दोनों पद प्रधान किस समास के होते हैं? तो द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व। कौन समास होता है? दोनों पद। द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास की क्या परिभाषा होगी? वह समास जिसके उभय पद प्रधान होते हैं अर्थात दोनों पद प्रधान होते हैं, वहां पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। वह समास जिसके दो प्रथम और द्वितीय दोनों पद प्रधान होते हैं, ऐसे समास को हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास में जो सामासिक पद होंगे उनमें या तो दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम होंगे या विलोम जैसे, या तो विलोम शब्द हो, प्रयुक्त हो, जोड़ा हो, और उसके बाद क्या हो? और में या विलोम जैसे पदों का प्रयोग किया गया है, सामासिक पदों का प्रयोग किया जाए, तो वहां पर कैसे समास होगा? द्वंद्व समास होगा। हाँ, यह नहीं कि कुछ लोग कहते केवल योजक चिन्ह का प्रयोग हो वहां द्वंद्व समास, ऐसा नहीं है। जैसे एक एक, तो यहां पर एक एक है लेकिन योजक चिन्ह प्रयोग होगा, लेकिन यहां पर द्वंद्व समास नहीं होगा। शब्दों की रिपीटेशन ना हो, अर्थात वही शब्द ना दोहरा जाए। अगर वही शब्द दोहराया जा रहा है तो वहां अव्ययी भाव समास होगा। लेकिन अगर अलग अलग शब्द लिखे गए हैं या विलोम जैसे शब्द लिखे गए हैं योजक चिन्ह के साथ, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर द्वंद्व समास होगा। जैसे कि दिन रात, दिन रात, आकाश पाताल, आकाश पाताल, आकाश पाताल, लाभ हान, लाभ हान, लाभ हान। इसका हम लिख सकते हैं एक शब्द लाभालाभ, अर्थात लाभ और अलाभ। तो यहां पर एक बार लाभ या हान, वही इसी का समानार्थी शब्द होगा लाभा लाभ। अधिकतर लोग नहीं समझ पाते लाभा लाभ, जबकि इसी का अर्थ होगा लाभा लाभ। तो इस तरीके के शब्द आ जाएंगे। तो इनको हम लिख सकते दिन और रात, आकाश और पाताल, लाभ और हान। लाभा लाभ का मतलब लाभ और अलाभ। तो यहां पर जैसे समास देखेंगे तो कभी भी रिपीटेशन, अगर वही शब्द रिपीट कर दिया जाए तो वहां पर भी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ये ध्यान देना, क्योंकि लोग क्या है ट्रिक के चक्कर में कहते हैं कि जैसे योजक चिन्ह देखेंगे वैसे ही अव्ययी भाव समास, वैसे ही द्वंद्व समास लगा देते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर वही शब्द बार बार रिपीट कर, जैसे कह दिया जाए एक एक, या फिर और हम बताएंगे भी आप लोगों को शब्द जहां पर क्या होगा अव्ययी भाव समास होंगे, पहले से हम तो उनको हल्का सा बता दें। तो हमने यहां पर उभय पद प्रधान कौन सा होता है? आपका द्वंद्व समास होता है। अब अगला समास है अव्ययी भाव, आपका बहुब्रीहि समास। कौन सा? बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि। हालांकि ये तो हम तुमको एक विस्तार से थोड़ा सा जानकारी दे दे, वही बात। उसके बाद तो हम क्या करेंगे, आपको एक छोटा सा
ट्रिक बता देंगे, उसके माध्यम से आप हल कर सकते हो क्वेश्चन आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास के बारे में जैसे हम जानेंगे, तो इसमें क्या होगा, जैसे द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते, इसमें दोनों पद अप्रधान होंगे, या दोनों ही दोनों ही पद प्रधान नहीं होते। तो इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते, अर्थात वह समास जिसके दोनों पद प्रधान नहीं होते, अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते, नहीं होते, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें दोनों पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे हम कहें लंबोदर, अर्थात इसका विग्रह करें तो लंबा है उदर, जिसका अर्थात गणेश जी। हम 10 आनंद बोले तो 10 है आनंद, जिसके अर्थात रावण। तो जैसे पंचानन बोले तो 5 है आनंद, जिसके अर्थात हम कह सकते हैं हनुमान जी, इनके बारे में बोला जाता है, ये ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि पद प्रधानता के आधार पर समास के कुल कितने भेद हैं, तो 4 भेद। कितने, नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 आपका द्वंद्व समास, और नंबर 4 जो है वो बहुब्रीहि समास। तो हिंदी में क्या पढ़ते हैं, इसी में जो तत्पुरुष समास के जो भेद है, कर्मधारय और द्विगु समास, उस द्विगु समास, कर्मधारय और द्विगु समास, इनको हिंदी में अलग अलग गिना जाता है। तो इसमें क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, यही 6 समासों को हिंदी में 6 समास भेद माना जाता है। तो इनके बारे में हम अब क्या है, ये अगली क्लास में क्या बताएंगे, इनके एग्जाम्पल केवल बताएंगे। क्या बताएंगे, एग्जाम्पल, और विग्रह करना समझाएंगे। तो आज ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं अगली क्लास।